अपन लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाइयों, वो क्लास 11th की बिजनेस स्टडी का ग्लोबल एंटरप्राइजेस या जिसे हम एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज होती क्या हैं। आपने सुना तो बहुत होगा, एमएनसीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी मतलब एक ऐसा बड़ा सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा बहुत बड़ा बिजनेस जो किसी एक से दो देशों में, एक से ज्यादा देशों में चल रहा हो। मेरी कंपनी इंडिया में भी और उसको मैं ऑस्ट्रेलिया में भी खोल दूं तो मेरी कंपनी अब मल्टीनेशनल कंपनीज बन जाएगी, एमएनसीज बन जाएगी। इसका हेड क्वार्टर जो होता है ना, वो एक कंट्री में होता है, होम कंट्री जिसे हम कहते हैं, और उसके बिजनेस बाकी सेवरल कंट्री या होस्ट कंट्रियों में चल रहे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एमएनसी में प्रोडक्शन यूनिट सेट करता है। देखो, अब जरूरी नहीं है एमएनसी मतलब पूरा बिजनेस एस्टैब्लिश हो। ऐसा भी हो सकता है जैसे प्रोडक्शन यूनिट सेट हो जाए, ऑफिस सेट हो जाए, ब्रांच सेट हो जाए अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि आप रिसोर्स का एडवांटेज ले सको, मार्केट या लो प्रोडक्शन कॉस्ट में अलग अलग देशों में ले सको। मतलब भाई मैंने देखा कि चाइना में बहुत सस्ते में प्रोडक्शन होती है, तो मैंने एक देश में तो मेरी कंपनी अच्छी खासी चल रही है, मैंने प्रोडक्शन मान लो उसकी चाइना में डाल दी, या मैंने सेल या प्रमोशन उसकी किसी और देश में डाल दी, एमएनसी बन गई। जहां मेरी ब्रांचेस को मैंने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, सेटअप जो मैंने पूरा अलग अलग देशों में बांट दिया, ये मेरी एमएनसी है। इंटरनेशनल एमएनसी की अगर हम बात करूं तो एप्पल यूएसए का है, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स में काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट यूएसए का है, सॉफ्टवेयर या क्लाउड कंप्यूटिंग करता है। सैमसंग साउथ कोरिया का है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लायंसेस पे काम करता है। टोयोटा आपने सुना होगा, जापान है ना, ऑटोमोबाइल्स का। कोका कोला यूएसए का है, बेवरेजेस बनाता है। नाइक यूएसए का है, स्पोर्ट्स वेयर या फुटवेयर बनाता है। और यूनिलीवर यूके और नीदरलैंड्स का है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाता है। इंडियन एमएनसी की अगर हम बात करूं तो इंडिया में ऐसी कौन सी कंट्री जो बाहर स्टैब्लिश्ड है, ठीक है ना, तो टाटा ग्रुप हो गया, जो इंडिया स्टील ऑटोमोबाइल्स या होटल्स है, आईटी है ना। इन्फोसिस जो इंडिया का इंटर आईटी सर्विसेज होती है, ठीक है ना। विप्रो इंडिया की जो आईटी सर्विसेज है या कंज्यूमर केयर संभालता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो इंडिया का ऑटोमोबाइल्स या एग्रीकल्चर संभालता है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो इंडिया में एनर्जी या रिटेल टेलीकॉम संभालता है, ठीक है ना। बाकी एमएनसी के फीचर्स क्या होते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर एक देश में होता है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शंस होती हैं या मार्केटिंग या सर्विस किसी और देशों में एस्टैब्लिश हो रखी हो, जैसे कि कोका कोला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, यूनिलीवर, है ना। तो पहला फीचर क्या है मेरे भाइयों, ग्लोबल प्रेजेंस। मतलब आपको ग्लोबली प्रेजेंस मिल रही है भाई, एक से दूसरे देशों में आपका नाम जाना जा रहा है ना। एमएनसी का जो ऑपरेट हो रहा है वो दो से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट होता है। यूजुअली इसका हेडक्वार्टर तो उसकी होम कंट्री में होगा, हेडक्वार्टर मेन, ठीक है ना। जैसे कोका कोला का हेडक्वार्टर यूएसए में है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन 200 कंट्री से भी ज्यादा में है, सोच सकते हो। लार्ज साइज एंड ह्यूज कैपिटल, मतलब एमएनसी में पैसा बहुत ही भयंकर लेवल का चाहिए। जब आप अपने देश में बहुत ज्यादा स्टैब्लिश कर चुके हो ना, तब दूसरे देश में ग्रो करने के लिए सोचो मेरे भाई, ठीक है ना। तो एमएनसी में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए रहता है। ये इन्वेस्ट करते हैं मिलियंस या फिर बिलियंस अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए और एडवर्टीजिंग और रिसर्च के लिए। और इनका जो साइज है वो इन्हें बड़ा बनाता है देन द इकोनॉमी ऑफ सम स्मॉल कंट्री। मतलब इनका साइज तो कभी कभी इतना ही बड़ा होता है जितने दूसरे देश की इकोनॉमी नहीं है। जितना दूसरा देश एक जीडीपी या कमा नहीं रहा, उतना तो इनसे उनके बड़ी तो इकोनॉमी होती है, समझ रहे हो। दूसरा सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, मतलब एक अकेला कंट्रोल कहां से आ रहा है, हेडक्वार्टर से पूरा ब्रांचेस को कंट्रोल कर रहे हैं। होम कंट्री इसका मेजर डिसीजन लेती है मेरे भाइयों, ठीक है ना। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है एमएनसी में, हमें लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है। प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी भी मेरे भाइयों बहुत बढ़िया होती है। जैसे कि एप्पल जो है ना, वो क्या करता है, अपनी टेक्नोलॉजी को कट करता है, अपने डिजाइन करता है यूएसए में, लेकिन असेंबल कहां पे करवाता है, चाइना और बाकी देशों में। तो क्योंकि अगर यहां कराएगा असेंबल तो फिर उसको यूएसए में ही बहुत ज्यादा पैसा चार्ज होगा, लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी, है ना। टेक्नोलॉजी चीजें, टेक्नोलॉजी तो देखो यहीं से ला रहा है, लेकिन उसको बनवा रहा है जो असेंबलिंग मतलब चीजों को इकट्ठा करवा के पूरा तैयार करवाना, वो चाइना या बाकी देशों में करवाता है, इससे पैसा बचे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, समझ रहे हो। अगला मेरे भाइयों प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है। क्यों, क्योंकि एमएनसी ना हाईली स्किल्ड या प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं पूरे देश के, ठीक है ना। ये मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाते हैं, ब्रांड बिल्ड करते हैं, कस्टमर की रिसर्च। तो मेरे भाइयों कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसकी मैनेजमेंट है ना, वो प्रोफेशनल है, बढ़िया तरीके की मैनेजमेंट है। क्यों, क्योंकि आप अपने देश से नहीं है तो कहीं और से मैनेजमेंट ले लो, कहीं और से बढ़िया बढ़िया रिसर्चर ले लो। और प्रोडक्शन क्या होती है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं ना गुड्स, वो भारी मात्राओं में प्रोड्यूस होता है
और इससे क्या होता है ना, कॉस्ट पर यूनिट कम आती है। एक एक दाम, मतलब जैसे मान लो चाइना में जो कॉस्ट पर यूनिट आई फॉर एग्जांपल 45,000 रुपए और अमेरिका में 50,000 आ रही है, तो आप ज्यादा गुड्स दे दोगे वहां बनाने के लिए ताकि कॉस्ट आपकी कम आ जाए, है ना, इस तरीके से ना। अगला स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, मतलब आपको पता है एमएनसी जो है ना वो सेम प्रोडक्ट मेंटेन करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। एक ही प्रोडक्ट, एक ही टाइप का प्रोडक्ट दिखने वाला, जैसे आईफोन है, वो आपको इंडिया में भी आईफोन ही नजर आता है, बिल्कुल सेम फीचर, और कहीं और भी यूज वैसा ही प्रॉपर नजर आता है। कहने का मतलब है मेंटेन करती है अपनी डिसेंसी या अपना लेवल, कि मैं हर जगह, ऐसा नहीं कि मेरा प्रोडक्ट में कोई कमी नजर आए, हर जगह सेम नजर आए, समझ रहे हो, जैसे कि डोमिनोज, मैकडी के बर्गर, समझ रहे हो। अगला मेरे भाइयों, मार्केटिंग और ब्रांडिंग पावर की बात करें तो फीचर की बात कर रहे हैं कि एमएनसी होता कैसा है। तो एमएनसी में आपको पता है ह्यूज अमाउंट लगती है एडवर्टीजमेंट में, है ना, जिससे आपका ब्रांड ग्लोबली जाना जाता है। आप सेलिब्रिटी को यूज करते हो, स्पॉन्सरशिप लेते हो, इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हो ताकि आपका ब्रांड ज्यादातर फेमस हो। आप अपनी स्पॉन्सरशिप डलवा रहे हो ताकि आपका प्रोडक्ट, पैसा दोगे आप उन्हें, मतलब जैसे मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक इवेंट होस्ट करा रहा हूँ, उस इवेंट में आप कह रहे हो कि जी मेरा प्रोडक्ट का रेपुटेशन है हाई करा दो, मेरे को ना आप ब्रांड वैल्यू बड़ी करा दो, तो मैं आपको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एक काम करो, आपका प्रोडक्ट मैं अच्छे से बढ़िया से ऐड कराऊंगा, आप मुझे पैसा दे दो। तो आप मेरे इवेंट को होस्ट करने के लिए थोड़ा पैसा दे दोगे, जिससे मैं आपके ब्रांड को प्रमोट करूंगा, फिर लोग आपका प्रोडक्ट देखेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स, मतलब एमएनसी ना कैपिटल लाती है अपने साथ, टेक्नोलॉजी लाती है और एक्सपर्टीज लाती है अपनी होम कंट्री से, जिस भी कंट्री में वो होस्ट कर रही है वहां पे। इससे इकोनॉमी भी ग्रोथ होती है होस्ट कंट्री की। मतलब अब आपके देश में बाहर की टेक्नोलॉजी आए, बाहर का कोई कंपनी आके यहाँ ग्रोथ करे, रन करे, तो आपके देश में विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, समझ रहे हो। बाकी और भी बहुत सारे मकसद होते हैं, कंपनी का मेन मकसद तो प्रॉफिट है, लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल एक्सपेंड होना, ठीक है ना, ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ाना या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना। फायदे क्या होते हैं मेरे भाइयों एमएनसी के? तो पहला फायदा है बड़ा लार्ज स्केल का प्रोडक्शन होता है, सबसे बड़ा फायदा ये है। जब बड़ी प्रोडक्शन आप कराते हो तो आपकी पर यूनिट, जब आप बाहर जाते हो वो कहते हो भैया 5 ले लूंगा, कम कर दो एक की कॉस्ट, ये तो कहते हो, क्या करते हो, पर यूनिट कॉस्ट कम कराते हो, 1 रुपए मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कम पड़ जाती है अगर आप माल ज्यादा बनवाते हो। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है मेरे भाइयों। एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है, मतलब जो काम मैं यहाँ करा रहा हूँ वो किसी और देश में जाके कराऊंगा तो और ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी या रिसोर्स ज्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, एमएनसी आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट भी लाता है, इनोवेशन लाता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अब देखो एमएनसी किसी भी देश में जाएगी, वहां जाके काम करेगी, प्रोडक्शन करेगी, तो उस देश में क्या जनरेट होगी, रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। दूसरा, वो क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको अवेलेबल होगा। मतलब अगर मान लो यहाँ अगर बाहर के जितने भी चाइनीज है, जितने भी मोबाइल्स हैं, ये सब हो ना, तो अभी भी आपके इंडियन कंपनीज को बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करी है मोबाइल सेक्टर में, है ना। तो आप वही हल्के फुल्के मोबाइल चला रहे होते अगर बाहर के नहीं होते। तो मेरे भाइयों कहने का मतलब है क्वालिटी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाता है आपके देश में, ठीक है ना। इंक्रीज हो जाता है एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग बढ़ जाती है। मतलब एमएनसी जब बाहर सामान बेचेगी भेजेगी तो वो क्या एक्सपोर्ट ही तो है ना, होस्ट कंट्रीज में। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बढ़ते हैं होस्ट कंट्रीज में। मतलब होस्ट कंट्री जो है, जो भी होस्ट कर रही है, उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पैसा आना जाना, चीजें बेचना खरीदना, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। एक देश में इधर रुपीज जा रहा है, इधर डॉलर आ रहा है, इधर रुपीज जा रहा है, डॉलर आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। एग्जाम्पल, एक गारमेंट की फैक्ट्री एमएनसी की बांग्लादेश में, तो वो अगर एक्सपोर्ट करती है कपड़े यूरोप में और यूएसए में, तो खुद सोचो जब वो माल बेचेगी वहां पे, तो उन लोग को क्या देना पड़ेगा उनको, अगर यूरोप में है तो पाउंड्स, या यूएसए में तो क्या देना पड़ेगा, डॉलर। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे यहाँ पे बढ़ेगा, बांग्लादेश में बढ़ेगा, किसका, डॉलर का। और यहाँ एमएनसी का गारमेंट कपड़ों की इसलिए बात करें क्योंकि गारमेंट में अच्छा खासा प्रोड्यूसर है बांग्लादेश, ध्यान रखें। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब भाई जायज बात है, जब आपके देश में बाहर से कंपनी आएंगी, टेक्नोलॉजीज बढ़ेंगी, तो आपका रोड, ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई या कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर होगा। यानी कि इनडायरेक्टली आप एक होस्ट कंट्री को ये फायदा मिलेगा, जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगी तो सरकार यहाँ पे रोड बना के देंगी, डेवलपमेंट करेंगी, जिससे बाहर की कंपनियां अट्रैक्ट करें और आए यहाँ पर सामान बेचे, खरीदे, ये सारी चीजें बूस्ट करता है लोकल इंडस्ट्री को। एमएनसी जो होती है ना, वो रॉ मटेरियल खरीदती है लोकल सप्लायर से। मान लो कोई बाहर की इंडस्ट्री आई, यहाँ पे आई, और उसे कोई प्रोडक्ट बेचना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ का रॉ मटेरियल खरीद लिया, और वो जिससे खरीदा वो यहाँ का लोकल सप्लायर था, सामान बेचता था, तो उस बंदे की तो आमदनी हो गई ना, कि अंग्रेज आके मुझसे बाहर यहाँ से सामान खरीद रहे हैं अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए। तो इससे होगा क्या मेरे भाइयों, जो हमारे लोकल गुड्स हैं, जो हमारे यहाँ बिकते हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी। इस वजह से जैसे मान लो एक ऑटोमोबाइल एमएनसी है, वो टायर खरीद रही है लोकल टायर मैन्युफैक्चरर से, यहाँ पे आ रही है और यहाँ पर
लोकल टायर मैन्युफैक्चरर से टायर खरीद रही है। समझ रहे हो मेरे भाइयों, नॉलेज और स्किल ट्रांसफर होती है। जायज बात है, कोई भी एमएनसी यहाँ पर आएगी या कोई भी होगा तो वो बंदा वैसा कंसेप्ट खुद भी खोलना चाहेगा कि जैसे कि ओला, ओला हमारा इंडिया का है, उबर, उबर बाहर का है, स्विगी जोमेटो, स्विगी बाहर का है, जोमेटो इंडिया का है। इस तरीके से ना खुद का भी एक नॉलेज स्किल्स ट्रांसफर होगी। बाकी हम रिसोर्स का और बेहतर इस्तेमाल करने लगेंगे, जब हमें लगेगा टेक्नोलॉजीज आ रही है, सब चीज हो रही है, तो हम भी ट्राई करेंगे कि जो भी हमारे पास संसाधन है, रिसोर्स है, उनका हम बेहतर इस्तेमाल करें। बाकी कंज्यूमर को फायदा भी मिलता है क्योंकि कंज्यूमरों के पास और ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस होती है ना, कि मैं ये नहीं तो ये खरीद लूंगा। लेकिन मेरे भाइयों एमएनसी के ना कुछ नुकसान है। एमएनसी के नुकसान क्या है? एक्सप्लॉइटेशन होता है रिसोर्स का। मतलब जो एमएनसी होती है ना, वो कभी कभी नेचुरल रिसोर्स खा जाती है होस्ट कंट्री के। मतलब मैं जिस देश में आया वहां ऑपरेट करा, यहाँ का जो भी नेचुरल रिसोर्स था मैं सारा निचोड़ दिया भर भर अपना माल बनाने के लिए। एग्जाम्पल, माइनिंग की जो कंपनी है वो मिनरल निकालती है, इसका ध्यान न देके कि एनवायरनमेंट को कितना डैमेज हो सकता है, वो सिर्फ मिनरल निकालने पे लगी हुई है क्योंकि उनका काम क्या है? मिनरल निकालना। इस चीज की वो एमएनसी है। समझ रहे हो? प्रॉफिट रीपेट्रिएशन, मतलब जो मेजर शेयर होता है ना प्रॉफिट का, वो होस्ट कंट्री में जो कमाया जाता है वो वापस होम कंट्री में भेज दिया जाता है। जो भी सारा बाहर की एमएनसी यहाँ आई, सारा प्रॉफिट कमाया, कहाँ ले जाती है? अपने देश में वापस ले जाती है। तो मेजरली फायदा किसको हुआ? होस्ट कंट्री को तो नहीं हुआ, होम कंट्री को हुआ, है ना। तो जो लिमिट होती है ना बेनिफिट की, वो होस्ट कंट्री को थोड़ी सी लिमिट हो जाती है, मतलब ज्यादा नहीं कमा पाते, खुश नहीं रह पाते। कल्चरल इरोजन हो जाता है, मतलब एमएनसी ना अपने प्रोडक्ट और कल्चर को ना प्रमोट करती है। एमएनसी जब बाहर से आएगी, मान लो कोई कपड़े लाएगी बाहर, अमेरिका के कहीं के भी कुछ भी लाएगी, वो क्या सपोर्ट करेगी? अपना कल्चर लाएगी। आपके हिंदुस्तानी कपड़े थोड़ी ना प्रमोट करेंगी, वो अपने कपड़ा, अपना फैशन लाएगी, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या अपना कल्चर ला रहे हैं। ट्रेडिशन, वैल्यूज, लाइफस्टाइल ना, जैसे कि डोमिनेशन, मतलब एमएनसी जो होती है ना उसका एक ह्यूज कैपिटल और टेक्नोलॉजी आता है। मतलब एमएनसी बिकॉज अच्छा खासा कैपिटल और टेक्नोलॉजी लाती है, तो वो डोमिनेट कर सकती है आपकी मार्केट को, आपके लोकल बिजनेस को, और कंपटीशन बना सकती है और एक मोनोपोली वाली सिचुएशन बना सकती है। मतलब एमएनसी आई, आपके देश में घुसी, आपके देश में मार्केट पूरी कैप्चर कर ली, और कोई और ऐसा बंदा है ही नहीं जो दूसरा बंदा कमा सके या कोई दूसरा बंदा वैसा ही बिजनेस खोल सके। तो अकेली एमएनसी है आपके देश में जो अब रन कर रही है, तो वो मोनोपोली बना ली, खुद ही बेच रहा है सब सामान, कोई और दूसरा बंदा नहीं है। तो वो एक्सप्लॉइट करेगा कि नहीं करेगा? आपको बिल्कुल करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, मार्केट को डोमिनेट कर देती है एमएनसी। बाकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस, मतलब होस्ट कंट्री जो है ना वो कभी कभी एमएनसी पे डिपेंड हो जाती है। क्यों? एमएनसी आई, नौकरी दी, टेक्नोलॉजी लाई, सब चीज करी, तो होस्ट कंट्री खुश हो जाएगी, यार देखो देखो ये कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि होस्ट कंट्री पूरी डिपेंडेंट, मजबूर हो जाती हैं उन एमएनसीज पे कि यही हमारे देश को चलाएंगी, तो इनकी वजह से हमारे देश में विकास हुआ है। तो वो काइंड ऑफ एक डर भी रह जाता है कि अगर ये एमएनसी कल को गई, समझ रहे हो। एनवायरमेंटल डैमेज, मेरे भाइयों एनवायरमेंटल डैमेज तो होता है। देखो, चीप प्रोडक्शन मेथड ढूंढते हैं ये बंदे कि सस्ती कॉस्ट लगे, जिस वजह से आपका एनवायरमेंट की फिक्र नहीं करते। पोल्यूशन, जंगल काटना, ये सब चीज बहुत नुकसान देता है। जॉब की इनसिक्योरिटी हो जाती है, मतलब एमएनसी ना क्या कर सकती है, ऑपरेशन शिफ्ट कर देती है कभी कभी दूसरी कंट्री में चीप लेबर का। कभी भी मान लो आज इंडिया में एमएनसी खुल गई, उसको तुरंत लगा कि चाइना में अच्छा खासा कम, इससे भी कम कॉस्ट लग रहा है, वो वहां चली जाएगी। इससे क्या होगा? हमारी सारी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई क्योंकि एमएनसी सारी यहाँ थी, अब सारी उधर चली गई। ठीक है ना। बाकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहता है, मतलब जो पावरफुल एमएनसी होती है ना वो कभी कभी पॉलिटिकली भी घुसने लग जाती है, मतलब देश की सरकार के मैटर में घुसने लग जाती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए देश भी अच्छा खासा कंट्रोल करे, सरकार देश की उन पर ध्यान रखे कि हमारे देश में पूरा लूट ना जाए। समझ रहे हो ना। बाकी अनइक्वल डेवलपमेंट हो जाती है कभी कभी। क्यों? क्योंकि एमएनसी ना सिर्फ वही डेवलप करेगा जैसे शहर के इलाकों में या जहाँ फैक्ट्रियां हैं वहां पे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी देशों में बेहतर है। वो गांव में थोड़ी ना खोलेगी अपनी एमएनसी। तो इसलिए क्या होता है, पिछड़ी जाति और बेकार होती जाती है। कंक्लूजन क्या है एमएनसी पे? तो हम एमएनसी से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं मेरे भाइयों? तो एमएनसी ने एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आज के टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमी बनाने में। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, बाहर से पैसा हमारे देश में मान लो पैसा ही नहीं है लोगों के पास, बाहर से लोग आके हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा हमें, है ना। एडवांस टेक्नोलॉजी लाते हैं, हमारे लिए जॉब भी मिलती है, क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलता है ना होस्ट कंट्री को। इससे क्या होता है, ग्लोबली देश के बीच में अच्छे रिश्ते होते हैं, है ना, ट्रेड अच्छा होता है, कल्चरल एक्सचेंज अच्छा होता है। ठीक है ना। जैसे आपने टैरिफ के बारे में तो सुन लिया होगा, भारत पे 26 तारीख को कब से पूरा 50% टैरिफ
लगने वाला है। अभी तो 25% लगा हुआ ऑलरेडी, अमेरिका ने लगा रखा है ना, अब वो 50%। तो बाकी ग्लोबल ट्रेड बढ़ता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है ना, हम उनके बारे में जान रहे हैं, वो हमारे बारे में जान रहे हैं, है ना। इकोनॉमी इंटीग्रेट होती है, जुड़ती है ना। लेकिन एमएनसी जो होती है ना, वो प्रॉफिट पर फोकस करती है, तो कभी कभी एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्स का, कल्चर में डोमिनेंस करते हैं, एनवायरनमेंट हमारा नुकसान हो जाता है, इकोनॉमिकली डिपेंड हो जाते हैं हम उन देशों पे, तो नुकसान भी है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इसीलिए एमएनसी जो है ना, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट तो लाता है ना, लेकिन उसको टाइम टू टाइम सरकार को चेक करना चाहिए, ताकि वो इतना फायदा ना करने लग जाए जिससे हमारे को नुकसान होने लग जाए, है ना। तो कुछ एग्जांपल है इंडियन एमएनसी की, अगर हम बात करें फार्मा में, अगर हम बात करें तो सन फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल ये इसका, जैसे एक इंडियन एमएनसी है फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है ना। और इसके नीचे देखो ये क्या है, ऑपरेट करती है ग्लोबली, ठीक है ना। और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज जो एक्सपोर्ट करती है मेडिसिन 20 से ज्यादा देशों में। सिप्ला एलटीडी है ना, जो एनर्जी ड्रग्स है ना, एनर्जिक ड्रग्स या ग्लोबल ऑपरेशंस में। बाकी बायोकॉन लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है इंटरनेशनल, मतलब ये फार्मा वाली हमारी कंपनीज है जो बाहर है। मैन्युफैक्चरिंग में टाटा स्टील है ना, बीएचईएल जो हमने पढ़ा था गवर्नमेंट की है, अगर याद हो आपको, ठीक है ना। लार्सन एंड टर्बो, ठीक है ना, जो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में है। आईटी सेक्टर में इंफोसिस, विप्रो और टीसीएस, जो आप जनरली सुन रहे होगे, एसएससी का केस में आजकल चल रहा है टीसीएस, ठीक है ना। और एचसीएल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। एनर्जी में अगर हम बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये भी हमने देखा था, है ना। रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, हीरो मोटरकॉप और बजाज लिमिटेड, है ना। मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर्स, है ना, इस तरीके से, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें, ये मेरे ख्याल से बाहर की है, माइक्रोसॉफ्ट है ना, एप्पल, आईबीएम जो आईटी सेक्टर और कंसल्टिंग में, सैमसंग साउथ कोरिया की है, गूगल है ना, गूगल हमारा भैया इंटरनेट सर्विस या सॉफ्टवेयर देता है। फूड और बेवरेजेस की बात करें तो कोका कोला मेरे भाइयों यूएसए की है, ठीक है ना। पेप्सी को यूएसए की है, फूड एंड बेवरेजेस। नेस्ले स्विट्जरलैंड की है, और मैगडी जो अपना फास्ट फूड यूएसए का है। ऑटोमोबाइल की बात करें, टोयोटा जापान है का, होंडा जो है वो भी जापान है। फोर्ड की मोटर्स जो है, वो जो फोर्ड कंपनी की गाड़ियां वो यूएसए की हैं। वोक्सवैगन जो है वो जर्मनी की है, ठीक है ना। कंज्यूमर गुड्स यूनिलीवर जो है ना, वो यूके और नीदरलैंड्स की है, ठीक है ना। और प्रॉक्टर एंड गैम्बल यूएसए का है, ठीक है ना। जॉनसन एंड जॉनसन यूएसए का है, ठीक है ना। बाकी एनर्जी में बात करें तो एक्सॉन मोबिल यूएसए का है, शेल नीदरलैंड। तो ऐसे ऐसे ही अपने मेरे भाइयों कुछ एग्जाम्पल है। एक अपना टॉपिक है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर जो है ना, वो बिजनेस का ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा पार्टीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं और एक स्पेसिफिक बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम करती है। दो अलग अलग कंपनी है, आपस में मिली, एक स्पेसिफिक पर्पस पे काम किया, ठीक है ना। हर पार्टी अपना कैपिटल डालती है, रिसोर्स डालती है, अपनी एक्सपर्टीज डालती है, जानकारियां। जायज बात है, प्रॉफिट शेयर करेंगी, लॉस होगा तो लॉस शेयर करेंगे। कंट्रोल दोनों का एग्रीमेंट के बेसिस पे होगा, किसका कितना कंट्रोल है। एक मर्जर की तरह नहीं है। मर्जर मतलब जहां दो कंपनियां जुड़ती हैं एक दूसरे के साथ, ये मर्जर नहीं है, ठीक है ना। जॉइंट वेंचर यूजुअली लिमिटेड टाइम के लिए होता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करा, जब वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ वापस अपने अपने रास्ते। लेकिन मर्जर में तो जुड़ के रहती है फिर हमेशा। एग्जाम्पल मारुति सुजुकी इंडिया में, तो जॉइंट वेंचर था बेटा ये। सुजुकी जापान की थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मारुति लिमिटेड थी। जब तक गाड़ियां बनेंगी तब तक ये इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उसके अलावा और कहीं नहीं। फीचर क्या होते हैं बेटा? फीचर सिंपल सी बात है कि जॉइंट वेंचर होता कैसा है। तो जॉइंट वेंचर में दो या दो से ज्यादा पार्टीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट और रिस्क दोनों शेयर करते हैं, मकसद दोनों का एक स्पेसिफिक मकसद होता है अलग से, और टाइम इनका जो फिक्स होता है, इस टाइम तक काम करेंगे। प्रॉफिट और लॉस को ये शेयर करते हैं। बाकी सेपरेट एंटिटी या कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, मतलब मालिक और बिजनेस अलग होता है, अलग से चीजें बनती है। फायदे क्या है बेटा? रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है ना। एक्सपर्टीज दोनों की मिलके आती है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्टीज होती है। नई मार्केट में एक्सेस मिल जाता है। कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना, तो कोशिश करते हैं कॉस्ट कम से कम लगे, लागत कम से कम लगे। और बिजनेस जल्दी से सेटअप हो जाता है क्योंकि कोलैबोरेट करते हैं जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नुकसान क्या है? दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाए तो, बातचीत नहीं बन पाई हो, सेटलमेंट ना हो पाई हो। प्रॉफिट बांट रहे हैं, ये कंफ्लिक्ट हो सकता है कि भाई इसको ज्यादा इसको कम, ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है, ठीक है ना। और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नुकसान ही है क्योंकि दो जनों के बीच में बट रहा है। बाकी कंट्रोल ना पूरा नहीं, लिमिटेड है, मतलब हर किसी का पूरा डोमिनेंसी नहीं है, दोनों को मिलके कंट्रोल करना पड़ेगा ना। बाकी डिपेंडेंस है पार्टनर पे, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी आती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी,
सोनी एरिक्सन, ठीक है ना, जापान और स्वीडन स्वीडन की है, ठीक है ना। और टाटा स्टारबक्स, ठीक है ना, इंडिया में टाटा प्लस स्टारबक्स दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है ना। बाकी हीरो होंडा, मतलब स्टारबक्स बाहर की कंपनी है लेकिन उसको स्टैब्लिश करने में टाटा ने मदद करी है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। हीरो होंडा इंडिया का हीरो ग्रुप है और होंडा जापान का है, ठीक है ना। और आज के टाइम पे वो हीरो मोटो ग्रुप कहलाता है, ठीक है ना। बेटा एक खत्म हो गया ज्वाइंट वेंचर में, बस इतना ही था। इसके बाद बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, ठीक है ना। ये क्या होती है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो एक ऐसा बिजनेस अरेंजमेंट जहां पर सरकार, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर दोनों कोलैबोरेट करते हैं, मतलब मिलके काम कर रहे हैं, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से समझना। ऐसा बिजनेस का अरेंजमेंट है जहां पर गवर्नमेंट का सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सपोर्ट, जैसे कि जमीन दे देगी, परमिशन दे देगी, थोड़ा बहुत पैसा भी डाल देगी। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर पूरा पैसा लगाएगा, अपनी एक्सपर्टीज लाएगा, अपनी मैनेजमेंट बनाएगा, मतलब मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मेन मकसद इनका क्या है कि दोनों सेक्टर की स्ट्रेंथ पावर बढ़े ताकि जनता का भला हो। एग्जाम्पल डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो है ना आपका, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है, जहां पर सरकार, इंडिया की सरकार और प्राइवेट कंपनीज को कंस्ट्रक्शन का काम दिया, ठीक है ना, ऑपरेशन का काम दिया और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस प्राइवेट है, मतलब डीएमआरसी प्राइवेट लोग मेंटेन करते हैं जो भी वहां पे मेंटेनेंस है, और उसको जो ऑपरेट कर रही है वो भी क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनी ही कर रही है, और उसको जो कंस्ट्रक्शन का भी काम होता है वो भी प्राइवेट कंपनी करती है, लेकिन वो सरकार उन्हें परमिशन देती है, सरकार उनको सब चीज, लैंड, परमिशन, थोड़ा बहुत पैसा डालना हो तो देती है, बाकी उसके बदले में प्रॉफिट फिर मिल के बराबर होता होगा सबका अपना, ठीक है ना। फीचर क्या है बेटा, इसमें कोलैबोरेशन होता है सरकार के सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। इसमें इन्वेस्टमेंट बांट के मिलाई जाती है, हो सकता है सरकार भी थोड़ा बहुत पैसा मिला दे। तीसरा, इसमें पब्लिक सर्विस पे फोकस होता है, मेन इसमें फोकस होता है जनता का भला करना। उसके बाद लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है, ये जनरली 10 से 30 साल का डिपेंड करता है उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कितने साल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। बाकी बेटा ये शेयर करते हैं रिस्क, रिस्क मिलके बांटते हैं। क्यों? अगर मान लो प्राइवेट कंपनी सारा काम कर रही है, पैसा लगा रही है, वो नहीं स्टैब्लिश हो पाए तो सरकार भी तो नुकसान झेलेगी ना थोड़ा बहुत। मेरे भाई इसके फायदे क्या होते हैं? अगर हम फायदे के ऊपर बात करें तो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। क्यों? डीएमआरसी बेस्ट एग्जाम्पल है, जाके देख लो, दिल्ली मेट्रो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। सरकार ने अलाउ करा, बनाओ, लैंड दी, हर चीज दी, और प्राइवेट कंपनी उस पर ऑपरेट कर रही है, पैसा लगा रही है अपना, थोड़ा बहुत सरकार ने भी दिया होगा, मिलके काम कर रही है, ठीक है बेटा। एफिशिएंसी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर अपनी मैनेजमेंट लाता है, मैनेजमेंट बढ़िया लाएगा तो क्वालिटी और स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है ना। और रिस्क शेयर होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट पार्टनर दोनों रिस्क को शेयर करते हैं। इनोवेशंस होती है, नई नई टेक्नोलॉजीज और आइडियाज आते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आइडिया कौन लाएगा? प्राइवेट सेक्टर, है ना। और गवर्नमेंट का बोझ भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार देख रही है कि जी मैंने सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जमीन दे दी, परमिशन दे दी, प्रॉफिट क्या मुझे नहीं मिलेगा? बिल्कुल मुझे भी मिलेगा, मिलके काम कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी फुल कॉस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, इसीलिए सारी चीजें। बाकी नुकसान क्या है इसके? देखो, इसमें प्रॉफिट की मोटिवेशन आ जाती है। प्राइवेट सेक्टर बस क्या ध्यान देता है कि यार मैं कैसे ना कैसे करके क्या कमा लूं, प्रॉफिट कमा लूं। तो प्राइवेट पार्टनर जो है ना, वो कभी कभी प्रॉफिट को प्रेफरेंस देते हैं कि यार प्रॉफिट आ जाए। बाकी कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेरे भाइयों, कॉन्ट्रैक्ट इतना आसान थोड़ी ना है। आप खुद सोचो ना, सरकार जमीन वमीन दे रही, सब चीज कर रही है और कह रही है कि तुम ऐसे से करो, फिर ये कर लेना, वो कर लेना, तो प्राइवेट खुल के भी नहीं कर पा रहा वो काम। वो कहे कि अगर मुझे पूरा ये खुद से मिल जाए तो मैं बढ़िया तरीके से संभाल लूं, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों पीपीपी एग्रीमेंट जो होते हैं ना, वो कॉम्प्लिकेट होते हैं क्योंकि मैनेज करना, चलाना, बनाना उनके कानून को आसान नहीं होता। बाकी डिपेंडेंस होती है एक दूसरे के ऊपर, कभी कभी लेट हो जाता है या इनएफिशिएंसी आती है काम करने में। अगर एक पार्टनर ने भी कहीं पे लेट कर दिया या इनएफिशिएंसी कर दी तो पूरे प्रोजेक्ट पे नुकसान हो सकता है। बाकी इसका कंट्रोल लिमिटेड है, मतलब ज्यादा कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट जो होती है ना, वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो इसलिए जो है ना, बहुत कम डायरेक्ट कंट्रोल होता है सरकार का। बाकी कॉस्ट इसमें हाई आती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है ना, वो ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि हम कर तो देंगे इन्वेस्टमेंट पर पैसा चाहिए, बढ़िया। बाकी बेस्ट एग्जांपल है इसके दिल्ली मेट्रो, है ना, अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ाने के लिए। टोल रोड जो आप देखते हो ना, वो क्या होता है, प्राइवेट कंपनियां टोल हाईवेज बना देती हैं। जो आप जितना भी हाईवे देखते हो ना, जनरली मेजरली प्राइवेट कंपनियां बना देती हैं, और सरकार फिर उन्हें जगह देती है बनाने के लिए, सारा थोड़ा बहुत पैसा भी दे देगी, फिर वो बना के अपना पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। जितने भी आप प्राइवेट सेक्टर देखते हो, वो जितना भी कभी बढ़िया बढ़िया हाईवे देखो, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे देख लो या कोई और भी हाईवे देख लो,
ये यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे देख लो जो दिल्ली से आगरा की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हाईवे होते हैं, इन हाईवे में आप देखो दूर दूर तक ढाबे बाबे नजर नहीं आते आपको, बढ़िया बढ़िया दुकानें नजर आएंगी बहुत दूर दूर तक। तो वो टेंडर मिले हुए होते हैं, इतने आसान से वो स्टैब्लिश नहीं करते हैं ना, पैसा अच्छा खासा लगाना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब मेरे भाइयों अच्छी खासी चीजें जो होती हैं करनी पड़ती है। तो ये देखो हाईवे बनाया जाता है और ऑपरेट करा जाता है प्राइवेट कंपनी के द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी उन्हें एग्री करती है इस चीज के लिए, सरकार एग्री करती है। बाकी कुछ हॉस्पिटल और हेल्थ प्रोजेक्ट भी होते हैं प्राइवेटली मैनेज करते हैं, लेकिन सरकार के हॉस्पिटल होते हैं मैनेज उन्हें प्राइवेटली करा जाता है। कुछ छोटे छोटे सिटी के प्रोजेक्ट भी, जैसे मान लो कभी कभी पूरे शहर में विकास लाना हो तो उस चीज पे भी ये काम करते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, डिफरेंस पढ़ लेते हैं। जॉइंट वेंचर और पीपीपी वैसे बुक में नहीं है पर मैंने डाल दिया था ताकि आपको थोड़ा फर्क समझ में आ जाए। बाकी इसमें डिफरेंस पढ़ना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप समझ चुके हो कि पीपीपी जो है वहां पर कोलैबोरेशन होता है, ठीक है ना, प्राइवेट है ना, और जॉइंट वेंचर में भी हम कोलैबोरेट ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। मीनिंग में क्या है, सरकार और प्राइवेट कंपनी कोलैबोरेट करती है यहाँ पे। वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई सरकार या प्राइवेट करेंगी, नहीं, दो या दो से प्राइवेट या फिर पब्लिक, मतलब दो सरकार कर लें एग्रीमेंट या दो प्राइवेट कर लें, तो ये जॉइंट वेंचर में फर्क है। लेकिन उनका मकसद एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। लेकिन इनका इनका भी ऐसे ही जनरली ये सर्विस प्रोवाइड करती है ना, इनका भी एक एग्रीमेंट होता है। मेरे भाइयों पार्टनर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक गवर्नमेंट होगी और एक प्राइवेट होगी। इसमें प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल या मिक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बाकी यूजुअली इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट डायरेक्ट घुसती नहीं है। मकसद क्या होता है इसमें, मकसद है पब्लिक सर्विस देना है ना, लेकिन इसमें मकसद तो प्रॉफिट कमाना है ना। तो देखो थोड़े थोड़े डिफरेंस आ रहे होंगे। ड्यूरेशन लंबा, इसका थोड़ा सा लंबा टाइम होता है और ये थोड़ी शॉर्ट टर्म की भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म की भी हो सकती है, ठीक है ना। बाकी रिस्क शेयरिंग, रिस्क भैया दोनों सरकार और प्राइवेट दोनों के बीच में बढ़ता है, और इसमें रिस्क उन दोनों जनों के बीच में बढ़ता है जो भी लोग उसके एग्रीमेंट के अंदर आए हैं, ठीक है ना। डिसीजन और कंट्रोल किसका है, तो गवर्नमेंट जनरली इसमें ओवरसाइट रहती है, लेकिन प्राइवेट पार्टनर जो है ना वो कोशिश करते हैं कि चीजें मैनेज रखें अच्छे से ना। बाकी गवर्नमेंट का अच्छा खासा इसमें डिसीजन होता है। इसके अंदर भैया दोनों डिसीजन बराबर लेते हैं, ये एग्रीमेंट में जो भी उनका बना है उस हिसाब से चलते हैं। एग्जाम्पल हम समझ लिए। की पॉइंट क्या है, पीपीपी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर पब्लिक का भला कर रहे हैं, और जॉइंट वेंचर में दो से दो ज्यादा पार्टनर मिलकर बिजनेस का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं।